जय हिंद एवरीवन। इस वीक के डिफेंस अपडेट इस प्रकार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद में किया पार्टिसिपेट। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण में किया पार्टिसिपेट। भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए चील को किया प्रशिक्षित। चीन की सेना ने पैंगोंग लेक के पास चौकियों का किया निर्माण। जापान खरीदे के 500 टॉम हॉक मिसाइल। रूस ने भारत को भेजी 500 आइटम्स की लिस्ट। कुर्द में पाकिस्तान का एक नया एयरबेस तैयार। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। बीएसएफ ने बॉर्डर पर इंस्टॉल किए 5000 सर्विलांस कैमरा। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। ये संयुक्त अभ्यास 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ऑस्ट्रा हिंद की श्रृंखला में यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों सेनाओं के सभी हथियारों और को शामिल किया जाएगा। इस अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलियाई आर्मी के 13वीं ब्रिगेड के सैनिक राजस्थान पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना की तरफ से डोगरा रेजिमेंट के सैनिक इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को दुश्मनों से होने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए कंडक्ट की जाती है। इस एक्सरसाइज में कंपनी और प्लाटून स्तर पर स्ट्रेटजी, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं ज्वाइंट प्लानिंग, ज्वाइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करेंगी। इसके साथ ही विशेष हथियारों की बेसिक इंफॉर्मेशन को भी साझा किया जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक विशेष प्रकार के सशस्त्रपूर्ण लक्ष्य पर छापा मारने का भी अभ्यास करेंगे। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज का एक मकसद अर्ध रेगिस्तान इलाकों में कई क्षेत्रों में अभियान चलाते वक्त एक साथ जो काम करने में दिक्कतें आती हैं उनको भी समझना है। ऑस्ट्रा हिंद एक एनुअल एक्सरसाइज है जो वैकल्पिक रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दोनों सेनाएं विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए एक दूसरे की रणनीति और तकनीकों को साझा करती हैं। इस एक्सरसाइज के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कई योजनाएं बनाई हैं। इस एक्सरसाइज में भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी नई जनरेशन के डिवाइस और हथियारों को लेकर भी अभ्यास करेंगे। संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों को भी मजबूत करेगी। चीन से सटी सीमा पर भारत और अमेरिका की सेना औली में युद्धाभ्यास कर रही है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाली सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको हम युद्धाभ्यास भी कहते हैं, उसका ये 18वां संस्करण है। एक्सरसाइज की शुरुआत 16 नवंबर को हुई थी और यह एक्सरसाइज 2 दिसंबर तक चली गई। उत्तराखंड के औली में चल रही भारत और अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने माउंट वारफेयर की ड्रिल का अभ्यास किया। दोनों सेनाएं रॉकक्राफ्ट पर चढ़ने उतरने की एक खास ड्रिल का अभ्यास भी की। आपको बता दें कि चीन से सटी एलएसी पर ऐसी कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां पर सड़क मार्ग नहीं है। हाई एल्टीट्यूड अर्थात 9000 फीट से ऊपर होने के कारण यहां पर पैदल ही जाया जा सकता है। इसीलिए भारत और अमेरिका के सैनिकों ने रॉकक्राफ्ट का खास तौर से अभ्यास किया। सैनिकों ने खास तौर से रोप यानी रस्सी पर चढ़ने और उतरने का अभ्यास किया। रॉकक्राफ्ट एक बेहद ही मुश्किल अभ्यास है। ये एक्सरसाइज इतनी खतरनाक है कि जरा सी भी गलती जान को जोखिम में डाल सकती है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह एलएसी 10,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरती है। गलवान घाटी भी करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। औली की ऊंचाई लगभग 10,000 फीट के आसपास है और चीन से सटी एलएसी से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औली जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में भारतीय सेना पहली बार किसी देश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। इससे पहले तक भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास को उत्तराखंड के चौबटिया यानी रानीखेत या फिर राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में करती थी। आपको बता दें कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में स्थित है, लेकिन रानीखेत की ऊंचाई करीब 6000 फीट है। रानीखेत चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी से काफी दूर है, जबकि औली की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है। ऐसे में भारत और अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए भारत अपनी हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वारफेयर की रणनीति अमेरिका से साझा कर रहा है। वहीं अमेरिकी सेना भी अलास्का जैसे बेहद ही सर्द इलाकों में तैनात रहती है जहां 12 महीने बर्फ पड़ती है। ऐसे में अमेरिकी सेना भी अपने हाई एल्टीट्यूड स्ट्रेटजी को भारतीय सेना के साथ साझा कर रही है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने औली में साझा युद्धाभ्यास के दौरान जंगल वारफेयर की ड्रिल का भी अभ्यास किया।
चीन से सटी एलएसी के अरुणाचल प्रदेश में बेहद ही घने जंगल हैं। युद्ध के दौरान जंगल में दुश्मन घात लगाकर हमला न कर दे, उसके लिए भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने बूबी ट्रैप के जरिए दुश्मन पर हमला करने से लेकर के टैक्टिकल मूवमेंट से गोलियों की बौछार करने का भी प्रदर्शन किया है। यह सैन्य अभ्यास सालाना तौर पर भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में ज्वाइंट बेस एल्मेंड्रॉप रिचर्डसन में किया गया था। इस साल युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन हिस्सा ले रही है। यह बटालियन फिलहाल सेना की लखनऊ स्थित मध्य कमान, जिसको सूर्य कमान भी कहते हैं, उसकी एक इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के अधीन है। युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना की 11 एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। इन अमेरिकी पैराट्रूप्स को स्पार्टन्स के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, फोर्स मल्टीप्लायर्स, सर्विलांस ग्रिड की स्थापना और संचालन, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक और पर्वतीय युद्ध कौशल को शामिल किया गया है। अगर इस एक्सरसाइज में होने वाले फायदे की बात करें तो प्रशिक्षण के दौरान कॉम्बैट इंजीनियरिंग, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और यूएएस का मुकाबला करने वाली तकनीकों का इस्तेमाल सहित युद्ध कौशल की अन्य रणनीतियों का भी आदान प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि यह एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। दरअसल उत्तराखंड से सटी करीब 750 किलोमीटर लंबी एलएसी पर बाड़ाहोती के अलावा नेपाल ट्राई जंक्शन पर काला पानी लिपुलेख का एरिया भी भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। पिछले 2 साल के दौरान जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही थी, तब इसी इलाके में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने की लगातार खबरें आती रही हैं। यही वजह है कि औली में चल रही भारत और अमेरिका की ज्वाइंट एक्सरसाइज बेहद अहम हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में ऑब्जर्व किया गया है कि पाकिस्तान भारत में ड्रोन के जरिए गन, ड्रग्स, हथियार आदि भेज रहा है। रात में ड्रोन की घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। भारतीय सेना की मेरठ स्थित रीमाउंट वेटनरी कोर में इस काम के लिए कई चीलों को ट्रेंड किया गया है। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास के दौरान भी ये चील नजर आए थे। ये चील भारतीय सेना के ट्रेंड डॉग्स के साथ मिलकर एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह काम करेंगे और दुश्मन के ड्रोन को मार गिराएंगे। भारतीय सेना ने इस चील को अर्जुन नाम दिया है। चील के जरिए ड्रोन को पकड़ने की टेक्निक नई नहीं है। दरअसल ट्रेंड चीलों का इस्तेमाल इतिहास में सैनिक किया करते थे। उस वक्त राजाओं के सेना में प्रशिक्षित चीलों का इस्तेमाल दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। ठीक ऐसा ही अब भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन को पकड़ने के लिए सोचा है। यही वजह होगी कि देश के बॉर्डर वाले इलाकों में प्रशिक्षित चीलों का काम में लाया जाएगा। इस चील को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो ड्रोन की आवाज सुनते ही उसकी ओर झपट्टा मार देंगे। ऐसा पहली बार है जब भारतीय सेना ड्रोन को गिराने के लिए चील पक्षियों का इस्तेमाल कर रही है। सेना के अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना सैन्य अभियानों के लिए चील के साथ साथ कुत्तों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। पूरी तरह से ट्रेंड ये चील और कुत्ते सुरक्षा बलों को सीमा पार से पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन के खतरे से निपटने में मदद करेंगे। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रग्स, बंदूक और पैसे की खेप गिराई है। हाल ही में 24 नवम्बर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के सांबा जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की एक खेप भी बरामद की थी। आपको बता दें कि चीलों की सबसे बड़ी खासियत उनकी निगाहें होती हैं। इंसानों की तुलना में इनकी नजरें सबसे ज्यादा तेज होती हैं। चील मांसाहारी पक्षियों की श्रेणी में आता है। चील अपने से छोटे कई पक्षियों, चिड़ियों, कबूतर आदि का भी शिकार करता है। इसके अलावा यह खरगोश और मछली को भी खाते हैं। इसकी उड़ने की क्षमता अद्भुत है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ऐसे में दुश्मन के ड्रोन की अब खैरियत नहीं रहेगी। चीन की सेना ने पैंगोंग लेक के पास हेडक्वार्टर और सैनिकों के लिए चौकियों का निर्माण किया है। भारत और चीन के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ था। उस साल जून में यह टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया जब गलवान घाटी में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात पीएलए के सैनिकों के बीच हिंसा हुई। उस घटना में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों के बीच कई राउंड वार्ता भी हो चुकी थी। जुलाई में 16वें दौर की कमांडर लेवल वार्ता में चीन ने वादा किया था कि उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की ओर से जो तस्वीरें मिली हैं, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन की सेना ने पैंगोंग लेक के पास हेडक्वार्टर और सैनिकों के लिए चौकियों का निर्माण किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर एक तो चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी सेना वहां हेडक्वार्टर और सैन्य चौकियों का भी निर्माण कर रही है। एक फॉरेन न्यूज़पेपर पॉलिटिको के अनुसार चीन ने भारत के साथ अपनी विवादित सीमा के पास नई चौकियां बनाई हैं।
अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको के अनुसार सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की ओर से जो तस्वीरें मिली हैं उनमें दिख रहा है कि चीन की सेना ने पैंगोंग लेक के पास हेडक्वार्टर और चौकियों का निर्माण किया है। पैंगोंग झील चीन और भारत के बीच में बटी हुई है। यह दोनों देशों के बीच तनाव का एक मेन मुद्दा रहता है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी मिसाइल लॉन्च टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में उसने कई मिसाइल लॉन्च किए हैं। उसने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव की स्थिति भी पैदा कर दी है। इसी के चलते अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को जापान खरीदने की तैयारी में है। जापान का रक्षा मंत्रालय 2027 तक 500 मिसाइल खरीदने का विचार बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 नवंबर को प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात में इस योजना को आगे बढ़ाने की पुष्टि भी की थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान को 500 टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान अमेरिका शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री किशिदा ने टॉमहॉक मुद्दे पर बात की थी, जिसमें उन्होंने बाइडेन से रक्षा समझौताओं को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया था। बाइडेन ने उस दौर कहा था कि जापान रक्षा उपकरणों का एक बड़ा खरीदार है और अमेरिका हर तरह से उसे मदद करना चाहता है। अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइलों की बिक्री को सख्ती के साथ सीमित रखा है। इन मिसाइलों ने 1991 में खाड़ी युद्ध समेत कई जंग में अपनी क्षमता साबित भी की है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम ने 2014 में $140 मिलियन में 65 टॉमहॉक मिसाइलें खरीदी थी। पिछले साल ऑकस के बनने के बाद अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को भी इन मिसाइलों को बेचने का वादा किया है। टॉमहॉक मिसाइल अमेरिकी सेना की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 1250 किलोमीटर दूर से अपने किसी भी टारगेट को खत्म करने में सक्षम है। आपको बता दें कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल अमेरिकी आर्सेनल के उन नायाब हथियारों में शामिल है जिनके बल पर अमेरिका को महाशक्ति का स्थान हासिल है। स्टैटिक टारगेट के लिए यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट वाले सिद्धांत पर कार्य करती है। टॉमहॉक मिसाइल नौसेना के सभी जहाजों और पनडुब्बियों से छोड़ी जा सकती है। प्रत्येक मिसाइल लगभग 1000 किलोग्राम वजन का विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जाने में सक्षम है और 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ती है। क्योंकि यह मिसाइल कम ऊंचाई पर चलती है, इसीलिए इसकी मौजूदगी को राडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पा पाते हैं। टॉमहॉक मिसाइल 20 फीट से भी ज्यादा लंबी है और इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस लगा होता है। इसके चलते इसे बीच मार्ग में ही मोड़ा जा सकता है। यदि लक्ष्य ने अपना स्थान बदल लिया है तो भी इसे मोड़कर उस लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। अगर स्थिर लक्ष्य हो तो यह मिसाइल उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। यह क्रूज मिसाइल एयरबेस पर खड़े लड़ाकू विमानों, ठिकानों, पेट्रोलियम भंडारों, हथियारों के भंडार आदि को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी वजह से रूस का खासा नुकसान उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजी है जो उसके मुख्य सेक्टर से जुड़े हुए हैं। रूस ने भारत से कार और एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे समेत 500 से ज्यादा सामान निर्यात करने का अनुरोध किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रूस की तरफ से कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की लिस्ट भी शामिल है। रूस की ओर से भेजी गई लिस्ट लगभग 14 पन्नों की है। इस लिस्ट में कार इंजन के पार्ट्स जैसे पिस्टन, तेल पंप जैसी चीजें शामिल हैं। वहीं अन्य प्रोडक्ट्स में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स जैसे लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और विमान के पहिए आदि शामिल हैं। कच्चे माल वाली लिस्ट में पेपर बैग, कस्टमर पैकेजिंग बैग और कपड़ा बनाने वाले सामान आदि शामिल हैं। इस लिस्ट में लगभग 200 से ज्यादा मेटलर्जी पदार्थ जैसे भोजन के बर्तन और साइकिल के पार्ट्स आदि शामिल हैं। यूक्रेन की जंग जो इस साल 24 फरवरी को शुरू हुई थी, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को कई तरह के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो लिस्ट भारत भेजी गई है उसमें अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने आइटम को रूस निर्यात करेगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि रूस की यह रिक्वेस्ट नॉर्मल नहीं है। भारत भी इस अनुरोध को अवसर के तौर पर देख रहा है। इस सौदे से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है, जबकि फार्मा क्षेत्र में रूस भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन हाल ही में भारत की ओर से रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, कोयला और फर्टिलाइजर की खरीद के बाद व्यापार संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिए भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच संतुलन हो। कुछ कंपनियों ने रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों को लेकर चिंता भी जताई है। हालांकि अभी इस बारे में दोनों देशों की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि भारत ने अभी तक यूक्रेन जंग की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना नहीं की है। प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है। एस जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, 7 नवंबर को रूस के दौरे पर गए हुए थे। एस जयशंकर प्रसाद ने अपने दौरे पर कहा था कि द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत को रूस के साथ निर्यात बढ़ाने की जरूरत है।
हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एलओसी के पास अपने F-16 और F-17 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सेना एलओसी पार कर नए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। इसी के डर से उसने सीमा पर एयर पेट्रोलिंग को भी तेज कर दिया है। भारत के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान स्कुर्द में एक नया एयरबेस बना रहा है। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के खिलाफ कर सकती है। यहां से पाकिस्तानी वायुसेना के जहाज 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा अर्थात इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान इस एयरबेस पर चीनी विमानों की भी तैनाती की अनुमति दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान की हर एक चाल पर भारतीय खुफिया एजेंसीज की कड़ी नजर है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिसिस डेट रेस्फा ने जारी किया है। स्कुर्द के इस नए एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तान यहां से चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी निगरानी करना चाहता है। आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से पीओके के स्कुर्द में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयरपोर्ट का बड़ा महत्व है। स्कुर्द में यह पाकिस्तान का सिविल एयरपोर्ट पहले से ही मौजूद है। यहां से श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को वो भेद नहीं सकते हैं। हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्कुर्द एयरबेस पर दूसरे रनवे का भी काम लगभग पूरा कर लिया है। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर JF-17 लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन को भी तैनात किया हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मंगलवार 29 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के लिए टारगेट एक दूसरे द्वीप को रखा गया था, जिसको मिसाइल ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया। दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह हमले वाले वर्जन का पहला परीक्षण 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही किया था। इस सफल परीक्षण के बाद ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी। मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया था, जिसमें DRDO द्वारा बनाए गए मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में पूरी दुनिया का सबसे तेज ऑपरेशनल सिस्टम है। ब्रह्मोस से समुद्री तथा थल संस्करणों को पहले से ही सफलतापूर्वक परीक्षण करके भारतीय सेना और नौसेना में शामिल किया जा चुका है। ब्रह्मोस एक 2.1 मैक की रफ्तार अर्थात आवाज की रफ्तार का लगभग 3 गुना गति से उड़ने वाली मिसाइल है। इसी तरह ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस कुछ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस में तैनात रहते हैं। भारत और रूस द्वारा विकसित की गई ब्रह्मोस अब तक की सबसे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है और इसने भारत को मिसाइल तकनीकी में अग्रणी बना दिया है। ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल को चीन के खिलाफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस कुछ लड़ाकू विमान भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब तैनात रहते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण के साथ ही मिसाइल की दुनिया में भारत और आगे आ गया है। इसके साथ ही मिसाइल के एक और हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 पर भी काम चल रहा है, जिसके 2024 में परीक्षण के लिए तैयार होने की उम्मीद है। वर्ष 2016 में भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का एक सदस्य बन गया था। इस सदस्यता के साथ ही भारत अधिक दूरी की मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए एलिजिबल हो गया था। इसके बाद भारत और रूस मिलकर 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की एक नई जनरेशन विकसित करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा प्रहार और निर्भय क्रूज मिसाइल, पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के 3 वर्जन, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि 1 और शौर्य, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि 2, 3 और 4, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में अग्नि 5 मौजूद है। इसके साथ ही पानी से समुद्र की सतह पर मार करने वाली मिसाइल धनुष, शॉर्ट रेंज मिसाइल आकाश, मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम त्रिशूल, PVR रेंज वाली मिसाइल अस्त्र और सतह से सतह और हवा में टारगेट भेदने वाली मिसाइल नाग भी भारत के पास में मौजूद है।
सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान से घातक हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स लेकर आ रहे ड्रोन को अपनी देसी तकनीक के जरिए मार गिराया जाता है। इस साल अभी तक 16 ड्रोन गिराए गए हैं। कुछ दिन पहले बीएसएफ की महिला सिपाही ने एक विशाल ड्रोन को भी मार गिराया था। पाकिस्तान से आने वाले ये ड्रोन सुबह 2 से 4 बजे के बीच भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन सीमा प्रहरियों की सजगता के चलते उन्हें वहीं पर गिरा दिया जाता है। ड्रोन कहां से कब आता है और कहां पर उसे उतरना होता है, ये सारी सूचनाएं बीएसएफ की जाबाज टीम अपने सिस्टम से ही पता लगा लेती है। ड्रोन में लगी चिप कई तरह से के राज खोल देती है। इस समय बीएसएफ के पास मानव रहित हवाई वाहनों अर्थात यूएवी के खतरे से निपटने के लिए पुख्ता प्रणाली या समाधान नहीं है। स्वदेशी तकनीक के जरिए इन पर नजर रखी जा रही है। पहले इन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो सीमा प्रहरी उसे अपनी गोली का निशाना बना देते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम चल रहा है और बहुत ही जल्द यह सिस्टम बीएसएफ को मिल भी जाएगा। सर्विलांस की विदेशी तकनीकी बहुत ही महंगी थी, इसीलिए बीएसएफ ने खुद ही अपना सिस्टम तैयार करने पर जोर दिया। एंटी टनल सोल्यूशन, आईडी का पता लगाना और घनी धुंध में बॉर्डर की चौकसी, इन सब के लिए स्वदेशी तकनीक की ही मदद ली जा रही है। बीएसएफ ने मात्र 30 करोड़ रुपए में 5000 कैमरे की खरीद कर उन्हें बॉर्डर के विभिन्न हिस्सों पर लगा दिया है। इन कैमरों से दिन और रात दोनों में सर्विलांस किया जाता है। सीमा के कई हिस्सों पर हाई टेक्नोलॉजी वाले जो उपकरण लगाए जा रहे हैं उन पर भी काम चल रहा है। बीएसएफ के आधुनिकीकरण के बारे में डीजी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल कई सकारात्मक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए दूर दराज वाले इलाकों में टेलीमेडिसिन की सेवा भी शुरू की गई है। अब उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस छोड़ने में भी ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बीजिंग तक फैल गया है और चीन में सोमवार को कोरोना वायरस के करीब 40,000 मामले सामने आए हैं। जीरो कोविड पॉलिसी और सरकार के खिलाफ लोग अब और ज्यादा आक्रोशित होते जा रहे हैं। चीन के कई शहरों में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि चीन में बीते 24 नवंबर को शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में 21 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। इसमें 10 लोगों की जिंदा जलने से जान चली गई थी। ये हादसा उस समय हुआ जब उरुमकी में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। लोगों का आरोप है कि सख्त लॉकडाउन के कारण यहाँ राहत कार्य पहुँचने में देरी हुई है, जिस कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस मामले को लेकर शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखते ही देखते लोगों का विरोध प्रदर्शन चीन के कई शहरों में होने लगा। शिनजियांग से शुरू हुआ यह प्रदर्शन बीजिंग, शंघाई, वुहान, चेंगडू और सियान तक शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। चीन में कोरोना के मामले जैसे ही बढ़े तो सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया। शंघाई के 25 मिलियन लोगों को इस साल की शुरुआत में 2 महीने के लिए लॉकडाउन में रखा गया था। यही कारण है कि अब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इन दिनों चीन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस कम्युनिस्ट देश से प्रदर्शन की तस्वीरें आना बिल्कुल असामान्य है। प्रदर्शनकारी बेहद ही आक्रोशित हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान वो पुलिस से भी भिड़े जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता माई फेंग ने न्यूज एजेंसीज को बताया कि समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए नीति को ठीक करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। जिन जिन जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं उन जगहों को अवरोधक लगाकर सील कर दिया गया है। इसके अलावा सिंधुआ विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सैकड़ों छात्रों ने सादे कागज के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह का प्रदर्शन चीनी सेंसरशिप के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक बन गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को अपने घर पर जाने की सलाह दी गई है। आपको बता दें तियानमेन चौकी 1989 की घटना के मद्देनजर सरकार चौकसी बरत रही है और सुनिश्चित करना चाहती है कि विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन भड़कने से पहले छात्र वहां से चले जाएं।